हम लोग पिछले क्लास में बातें कर रहे थे इतिहास के बारे में। इतिहास की पुनः हम लोग देखेंगे। कल हमने 29 तक देखा था, आज 30 नंबर से फिर देखते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सुंग वंश के बाद किस राजवंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद किस राजवंश ने भारत पर राज किया था? तो उसका आंसर क्या होगा? कर्ण वंश। कर्ण वंश ने राज किया था। ये 2001 में बीपीएससी में पूछा था। यहाँ पे देखिए कुछ राजवंशों का जो शासन करने का क्रम है वो पूछ दिया जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर देखें तो मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश के बाद फिर शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, कर्ण वंश है। कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश के बाद अगला आता है इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु वंश है। फिर आ जाएगा कुषाण वंश है, गुप्त वंश है, गुप्त वंश है। तो ये कुछ राजवंश है जिनके प्राचीन भारत में शासन करने का क्रम है। सबसे पहले हमने मौर्य वंश को देखा, फिर शुंग वंश को देखा, फिर कर्ण वंश को देखा, फिर सातवाहन को देखा, इक्ष्वाकु को देखा, कुषाण को देखा और गुप्त वंश को देखा। ये शासन करने का क्रम है। और मौर्यों की सत्ता, हाथों में सत्ता किसके हाथों से आई? नंद वंश के हाथों से आई, नंद वंश से के हाथों से आई। तो ये एक तरह से शासन करने का क्रम है। किससे सत्ता किसने ट्रांसफर किया, पावर का ट्रांसफर किससे किससे के बीच में हुआ, ये पूछा जाता है। आगे हम लोग बातें करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? पीसीएस में भी 2-3 बार पूछा और बीपीएससी में भी पूछा और छत्तीसगढ़ में भी पूछा है। वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? तो उसका एक लाइन में आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? ये सातवाहन वंश का शासक था। और इसी सातवाहन वंश के शासक ने जो वर्ण व्यवस्था टूट चुका था, जो वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो चुका था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस वर्ण व्यवस्था को पुनः लॉन्च करने का काम किया। उस वर्ण व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का काम किया। इसलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो जब भी पूछा जाएगा कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। आगे देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो इसमें अभी हमने एक सीरीज बताया था, उस सीरीज में कौन आएगा? सातवाहन। सातवाहन वंश ने भी 300 वर्षों तक शासन किया। यानी कि मौर्य के बाद अगर कोई शक्तिशाली वंश सबसे अधिक था तो सातवाहन था। और ये लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। सातवाहनों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? 300 वर्षों तक शासन किया था और सबसे प्रभावशाली राज्य था। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। इन्हें आंध्र सातवाहन के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे, सीमु के निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? तो उसका आंसर क्या होगा? सातवाहन वंश। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है संस्थापकों से पूछा जाता है।
फाउंडर से पूछा जाता है किस वंश का संस्थापक है, कौन था। यहाँ पे हम देख ले वंश और संस्थापक, वंश और संस्थापक। यहाँ पे देखिए मौर्य वंश है और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अगला है और है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद है और है कर्ण वंश। कर्ण वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव। वासुदेव। उसके बाद है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, सीमुख। वही सातवाहन वंश पूछा है, सीमुख है। उसके बाद है और वो है आपका सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश है और इन्हें श्री पर्वती भी कहा जाता है। यहाँ पे कई बार पूछा गया, स्टार बना के पठन कर लेंगे, श्री पर्वती। श्री पर्वती के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद है आपका गुप्त वंश। कुषाण वंश पहले देख लेंगे। कुषाण वंश, इसका संस्थापक कौन है, कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस है। उसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्री गुप्त। श्री गुप्त। और अगला है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। इस वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यभूति वंश। इसी वंश में हर्षवर्धन का जन्म हुआ। पुष्यभूति वंश। नरवर्धन। तो इस तरह कुछ वंशावली है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रमुख राजवंश है और किस राजवंश का संस्थापक कौन है। श्री पर्वती तो एक बार पीछे से पूछ दिया कि श्री पर्वती किसे कहा गया है। श्री पर्वती किसे कहा गया है पूछा जग गया, तो उसका आंसर क्या है, इक्ष्वाकु वंश को कहा जाता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, यानी कि कनिष्क ने 2 बार युद्ध लड़ा था। एक बार तो चाइना के शासक से पराजित होना पड़ा था और दूसरे बार उसने चाइना के शासक को पराजित किया और उसकी पुत्री से विवाह किया था। तो किसके ऊपर आक्रमण किया था, तो उसका आंसर क्या है, पान चाउ। पान चाउ। पान चाउ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है, पान चाउ। और पान चाउ के पुत्री से किसने विवाह किया था, कनिष्क ने। कनिष्क ने विवाह किया था। पान चाउ चाइना का शासक था, उसी ने कनिष्क को पराजित किया था, लेकिन दूसरे युद्ध में उसे पराजित होना पड़ा था और अपनी पुत्री का विवाह कनिष्क के साथ करना पड़ा था। यहाँ पे देखें
एक नाम और आया है सी हुआंग टी। तो सी हुआंग टी कौन है? सी हुआंग टी ये अशोक का ही समकालीन है। सी हुआंग टी और ये अशोक का समकालीन है। जब अशोक इधर धर्म का प्रचार कर रहा था तो यह चाइना में महान दीवार का निर्माण कर रहा था। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना के महान दीवार का निर्माण करता कौन है? सी हुआंग टी है। सी हुआंग टी है, ये चीन के महान दीवार का निर्माण किया। चीन के महान दीवार का निर्माण किसने किया था? तो उसका एक लाइन में आंसर है सी हुआंग टी ने किया था। सी हुआंग टी ने किया था। आगे, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत तक फैली हुई? यानी कि भारत के अलावा भी इसके साम्राज्य की सीमाएं थी। गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश की सीमाएं कहां तक फैली हुई थी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हिंदकुश पर्वत तक फैली हुई थी, यानी कि बी। कुषाण वंश की सीमाएं भी पाकिस्तान तक ही, अफगानिस्तान में नहीं। गुप्त वंश उस तरह देखा जाए तो गुप्त वंश की सीमाएं भी इंडोनेशिया तक फैली हुई थी, लेकिन उसका आंसर मौर्य वंश होगा। इसे मौर्य वंश ही लिखाएंगे। आगे है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो उसका आंसर क्या है? कुषाण काल। उसका आंसर क्या होगा? कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में शुरू हुई। आगे, निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि यहां पे आपको देखना है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? चित्रित धूसर मृदभांड कि उत्तर काली पालिश मृदभांड? और कुषाण काल में गंधार कला शैली, मुगल काल में अजंता चित्रकारी, मराठा काल में पहाड़ी चित्र कला शैली। यहां पे देखें, अब आपको सही पहचानना है। यहां पे देखें, हड़प्पा काल में चित्रित धूसर मृदभांड नहीं है, ये वैदिक काल में है, इसलिए ये भी सही मैच नहीं है। उसके बाद कुषाण काल में गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली दोनों का विकास हुआ, इसलिए सही है। और अजंता की जो पेंटिंग है वो गुप्त काल में विकसित हुई, इसलिए मुगल काल यहां पे दिया है, ये गलत मैच है। और मराठा में पहाड़ी चित्रकला शैली की विकास हुई, ये भी गलत है। पहाड़ी जो चित्रकला शैली है कुमायूं और गढ़वाल, ये दूसरे राज्यों में दूसरे शासन कालों में शुरू हुई, यानी कि मुगलों के बाद शुरू हुई। यानी कि इसमें सही मैच क्या है? कुषाण काल में गंधार कला शैली का विकास हुआ। कुषाण काल में ही दो कला शैलियों का विकास हुआ, एक गंधार कला शैली और एक मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली। आगे, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो इसका आंसर क्या होगा? कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। तो उसका आंसर क्या होगा? कुषाणों के समय में, क्योंकि कुषाणों के समय में दो कला शैलियों का विकास हुआ, एक है मथुरा और एक है गंधार। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
कौन सही सुमेलित नहीं है? कुषाण स्वर्ण और तांबे के सिक्के, गुप्त स्वर्ण और रजत के सिक्के, सातवाहन स्वर्ण के सिक्के, कलचुरी स्वर्ण रजत और तांबे के सिक्के। तो यहां पे आंसर क्या होगा? सातवाहन। बाकी देखिए कुषाणों का सही मैच है। कुषाणों ने चांदी का सिक्का नहीं चलाया था, ये ध्यान रखना है। कुषाण काल में सोने और तांबे का सिक्का चलाया गया था, ये सही है। उसके बाद गुप्त काल में सोने और रजत का सिक्का चलाया गया, क्योंकि पहली बार लेख युक्त चांदी का सिक्का कब चलाया गया था? एक तरह से गुप्त काल में चलाया गया था, ये भी सही है। सातवाहन काल में सोने का अभाव हो गया था, इसलिए यहां पर शीशे का सिक्का और पोटीन का सिक्का चलाया गया था। अगर ये शीशा और पोटीन रहता तो सही मैच होता। यानी कि सातवाहन काल में पोटीन और शीशे के सिक्के चलाए गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। आगे हम बातें करें, कलचुरी स्वर्ण रजत और तांबे के सिक्के चलाए थे कलचुरियों ने। ये क्वेश्चन यूपी कमीशन में पूछा गया है। आगे देखिए, फिर यहां पे मिलान करना है, यहां पे मिलान करना है। और एक तरफ है दिया है आपका कला शिलालेख और लेख है, और दूसरी तरफ है दिया है कुछ शासकों के नाम, राजवंशों के नाम, कुछ शासकों के नाम, राजवंशों के नाम। इनको सही मैच करना है। अंकिता हो जाएगा? आओ मिला दो। सही है, सही मैच है। तो इसका आंसर क्या लगा दिया जाए? सी, A3 B4 C1 D2 सही है। यहाँ पे देखिए, गंधार कला का जो विकास है वो कुषाणों के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख हमने बताया था रुद्रदामन प्रथम का था। उसके बाद मिलिंद पन्हो किसने लिखा था? मिनांडर ने। तक्षशिला लेख है किसका था? पतिक का। यानी कि ये पहलव थे, उसी में से तक्षशिला लेख है लिखवाने का काम किया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आगे है, अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध के प्रतिमा के लिए, जिसको तालिबान शासकों ने क्या किया? तोड़ दिया। जिसको तालिबान शासकों ने तोड़ने का काम किया। तो यानी कि अफगानिस्तान का बमियान किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध के प्रतिमा के लिए फेमस था, बुद्ध के प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ये बमियान पहाड़ी है, वहीं पे काट के बनाया गया था। अशोक के समय में, मौर्य काल में इसे मूर्तियों को बनाया गया था, लेकिन बाद में देखा जाए तालिबान शासक जब आया 2001 के बाद, तब उसको नष्ट करने का काम किया। आगे, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, बेरा, गंधार, नागर। क्या कहेंगे? गंधार कला शैली। गंधार कला शैली क्या है? एक तरह से यूनानी और भारतीय कला दोनों का मिश्रण है गंधार कला शैली। गंधार कला शैली में और क्या है? इसमें भौतिकता का समावेश है। इसमें गौतम बुद्ध को 6 पैक में दिखाया गया है। भौतिकता का समावेश है। गौतम बुद्ध के जो अंग हैं वो पूरे 6 पैक में है। जैसे जिम करने वाले जिम्नास्ट जो होते हैं, उन्हीं के जैसे पूरे शरीर के अंगों को उभार के दिखाने का काम किया गया है। यानी कि, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध को किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, उनको वस्त्र में नहीं ढका गया है, उनके पूरे अंगों को दिखाया गया है। लेकिन ठीक इसके विपरीत
जो मथुरा कला शैली है वो एक तरह से सौंदर्य परक कला शैली है, भारतीय कला शैली है, और उसमें गौतम बुद्ध के शरीर को वस्त्रों से ढकने का काम किया गया है। इसलिए इसमें भौतिकता खूब मिलता है, क्योंकि ये पश्चिमी कला का मिश्रण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, फिर पूछ दिया तो भारतीय और यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? यानी कि लगभग ब्लैक और हरित रंग की जो मूर्तियां हैं, पत्थर है, वो भी गंधार कला में यूज में लाई जाती है, गंधार कला में यूज में लाई जाती है। लेकिन वहीं पे अगर मथुरा कला की हम बातें करें तो इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। मथुरा कला में मूर्ति बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। जबकि वहीं पर आप मौर्य काल में बातें करें तो मौर्य काल में सफेद पत्थरों का, श्वेत पसाड़ों का प्रयोग किया गया है, श्वेत पसाड़ों का प्रयोग किया गया है। आगे है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल क्रम है? यानी कि आक्रमण जो हुआ था भारत में प्राचीन काल से, उसके सही क्रम बताने हैं। क्या होगा? पहला यूनानी, शक, कुषाण। यहां पे देखिए भारत में आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है, यह भी पूछा जाता है। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, और ईरानियों ने भारत को ही हिंदुस्तान कहा और सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, उनकी भाषा को हिंदी कहा। यानी कि ईरानियों के द्वारा ही इन्हीं को पारसी कहा जाता है। पारसी आक्रमणकारी सबसे पहले भारत आए, पारसियों के बाद फिर यूनानी आए, और यूनानी आक्रमणकारियों में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। दूसरे आक्रमणकारी कौन थे भारत आने वाले? तो उसका आंसर है यूनानी थे। यूनानियों के बाद अगला कौन आए? तो फिर आए शक, शक के बाद कौन आए? कुषाण, कुषाण के बाद कौन आए? कुषाण के बाद गुप्तों का राज्य हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आए पुष्यमती, पुष्यमती। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए हूण, उसके बाद कौन आए? हूण। ये प्राचीन भारत में आक्रमणकारी है जो मध्य एशिया और चाइना से भारत पर आक्रमण किए थे। इन आक्रमणकारियों में कौन कौन से हैं? पहला है ईरानी, दूसरा है यूनानी, तीसरा है शक, चौथा है कुषाण, पांचवा है पुष्यभूति, और छठा है हूण। छठा है हूण। ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए एक सीरीज बना के हमेशा रखना चाहिए। अब यहां पे देखिए एक क्वेश्चन और आ गया। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, जीत के अपने अधीन किया था, तो यहां पे देखिए डेरियस, इसी को दारा प्रथम कहा जाता है। ये हखामनी वंश का शासक था। ये ईरान के किस वंश का था? ये हखामनी वंश का शासन था, और हखामनी वंश के शासकों ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। इसे दारा के नाम से भी पुकारा जाता है, इसे दारा फर्स्ट या दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। डेरियस प्रथम है या दारा प्रथम कहा जाता है। आगे, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। अब इसमें आपको क्रम के अनुसार मिलाना है। सबसे पुराना राजवंश है कौन होगा? तो यहाँ पे चालुक्य है, पल्लव है, राजपूत है, सातवाहन है। किसको लगाना होगा आपको? सातवाहन वंश। सबसे पुराना इसमें कौन हो जाएगा? सातवाहन वंश होगा।
आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? कौन होगा? मत्स्य पुराण। यानी कि सातवाहन वंश के राजाओं की सबसे लंबी सूची किसमें दी गई है? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है? मत्स्य पुराण है। इन्हें पुराणों में 29 राजाओं की लिस्ट दी गई है। मत्स्य पुराण में कुल कितने राजाओं का लिस्ट मिलता है? 29 राजाओं की सूची मिलती है। आगे है, सातवाहनों की राजधानी कहां पे स्थित थी? सातवाहनों की राजधानी कहां पे स्थित थी? तो उसका आंसर क्या है? अमरावती। अमरावती में सातवाहनों की राजधानी थी। आज इसी अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। आगे है, हाँ, 3 राजधानी है। एक वित्तीय राजधानी, एक प्रशासनिक राजधानी और एक है आपके संवैधानिक राजधानी, जिसे आप हाई कोर्ट कहते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? फिर पूछ दिया तो क्या होगा? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान दे दिया इसमें, शुरुआत में प्रतिष्ठान था। आगे, निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया गया? तो एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयोग किया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्या कहा गया है? एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक है, बड़े व्यवस्था का रक्षक है। तो इस तरह कई नामों से पुकारा गया है, कई नामों से पुकारा गया है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे है, और है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इसमें आपको सुमेलित करना है उनकी राजधानी या उनके क्षेत्र से। एक तरफ है राजवंश है और एक तरफ है उनकी राजधानी है। राजवीर जी क्या लगा दिया जाए? मिला देंगे, आइए। ये सब आपने सुना है, अभी तक लगातार आपने सुना है। उल्टा यहाँ पे शुंग को मिलान करना था पाटलिपुत्रा से, और कदम वंश को किससे मिलान करना था? बनवासी। बनवासी से बस कदम वंश को मिलान कर देते, मिल जाता। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश है, शुंग वंश को किससे मिलाएंगे? पाटलिपुत्रा, यानी कि चौथा। सातवाहन से किसको मिलाएंगे? सातवाहन को किससे मिलाएंगे? तीसरा। कदम से किसको मिलाएंगे? दूसरा। और चंदेल से किसको मिला देंगे? फर्स्ट। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 4 3 2 1। कोई है? पहला शुंग वंश है, पाटलिपुत्रा में ही था, और अयोध्या को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया। और सातवाहन एक तरह से पैठन, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान को ही पैठन कहा गया। अमरावती उसी क्षेत्र में था। चंदेल लोग कहाँ पे फैले हुए थे? बुंदेलखंड में। यानी कि पहले खजुराहो, खजुराहो के बाद फिर कालिंजर, कालिंजर महोबा, ये पूरा एरिया किसका था? ये चंदेलों का था। और उसके बाद कदम वंश की राजधानी थी बनवासी। इसी कदम वंश के राजधानी बनवासी में कालिदास क्या बन के गए थे? राजदूत बन के गए थे, राजदूत बन के गए थे। तो ये मिलान करना है आपको।
निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, सजाना है। तो सबसे पहले किसको रखना होगा? सातवाहन को। सातवाहन के बाद कौन आएगा? वाकाटक। और वाकाटक के बाद कौन आएगा? चालुक। सबसे लास्ट में कौन आएगा? चालुक। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 डी। 1 2 3। आगे देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन है, दूसरा कारण है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अन्य भाषाओं का विकास हुआ। और दूसरा कह रहा है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और लोक भाषाओं को अपनाया। यानी कि इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। यानी कि सातवाहन काल में संस्कृत भाषा भी था, लेकिन वही हाल ने क्या लिखा था? गाथा सप्तशती। और गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में लिखा गया था। प्राकृत भाषा में लिखा गया था। उसके बाद हम बातें करें तो सातवाहन काल में साहित्य रचना के लिए संस्कृत और लोक भाषाओं को अपनाया गया था। ए आर दोनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए। इसमें आंसर क्या जाएगा? ए। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। तो इसमें आंसर क्या होगा? है? दोनों सही है। सेम भाषा वहीं पे आया। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। हाँ, कई प्राकृत भाषा बोलते भी थे। उसके बाद सातवाहन काल में लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। अगर प्राकृत भाषा है तो वो जनता में बोली जाने वाली भाषा थी और संस्कृत राजाओं के द्वारा बोली जाने वाली थी। इसलिए यहाँ पर 1 और 2 दोनों होगा, यानी कि बी आंसर होगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभिलेख है और एक तरफ शासक का नाम है। एक अभिलेख है और एक तरफ शासक का नाम है। दीपक, कौन होगा? हाँ? 3 ये नासिक अभिलेख। ये भीतरी सही है? भीतरी तो गलत है। भीतरी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में स्थित है। और किसका है ये? स्कंदगुप्त का। किसका है? स्कंदगुप्त का है। देखिए, जब सोचेंगे बेटे, सोचेंगे तभी क्वेश्चन सही होगा। काट छाट खूब करना पड़ेगा। नासिक जो अभिलेख है इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने लिखवाया और ये नासिक अभिलेख है शकों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में लिखवाया। जो नहपान था उसी नहपान के ऊपर अपना नाम उत्कीर्ण करा दिया। किसने? एक तरह से गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। उसके बाद हाथी गुफा लेख सही है। भीतरी स्तंभ लेख कहां पे स्थित है पूछा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित और गाजीपुर जिला में स्थित है। और इस अभिलेख को स्कंदगुप्त ने लिखवाने का काम किया था। और गिरनार कहाँ पे स्थित है? जूनागढ़ में, गुजरात में। और इससे किसने लिखवाया था? रुद्रदामन। यानी कि ये सही है, केवल ये सही मैच नहीं, बाकी सब सही मैच है। आगे, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया? ये क्वेश्चन है 2020 में पूछा। तो इसका आंसर क्या होगा? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वती के रूप में भी पुकारा गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी रिपीट करेगा।
आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी संगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो नौसेना कुषाणों की नहीं थी। नौसेना अगर भारत में उच्च कोटि का पूछा जाएगा तो चोल शासक लगा था। चोल शासकों की उच्च कोटि की सेना थी। और यहां पे कुषाण काल में ही रेशम मार्ग होके लाल सागर और फारस की खाड़ी से होके जाता था, जहां से इन्हें क्या मिलता था? चुंगी मिलता था, टोल टैक्स मिलता था। टोल टैक्स मिलता था, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? सी। ये सही है, परंतु आर गलत है। ये ऊपी लोअर में पूछा गया। यहां पे बताना है दिनेश पाल साहब कि कौन सही होगा। हाँ, हाथी गुफा लेक सही है, बढ़िया। यहां पे देखें, गिरनार के स्तंभ लेख में रुद्रदामन है, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन है, हाथी गुफा लेख में खारवेल है, सारनाथ लेख में अशोक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ये बीपीएससी में पूछा गया है, इसका आंसर होगा सी, हाथी गुफा लेख। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसका आंसर क्या होगा? खारवेल। खारवेल के हाथी गुफा लेख है में जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, एक फिर क्वेश्चन आया, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कदंब, कलिंग, हर्यक। क्या होगा? चेदी वंश। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो उसका एक लाइन में आंसर होगा चेदी वंश से संबंधित है। चेदी वंश की स्थापना किसने किया था? महामेघवाहन। महामेघवाहन ने चेदी वंश की स्थापना किया था। फिर यह क्वेश्चन आया बीपीएससी में, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति बहुत अधिक झुकाव था? खारवेल का। किसका था? खारवेल। यहां पे देखें, इसमें जो खारवेल है वो जैन धर्म का पोषक है। ये अशोक का पौत्र है दशरथ। दशरथ, इसका भी जैन धर्म में रुचि है, लेकिन आजीवक संप्रदाय में भी रुचि है। इसीलिए बिहार में गया के पास है नागार्जुनी की पहाड़ी को कटवाकर इसने आजीवक संप्रदायों को दान में दिया था, जैसे अशोक ने दान में दिया था। ये वृद्रथ है, और वृद्रथ ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसी वृद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया, और ये मौर्य वंश का अंतिम सम्राट है। ये राजा कौन है? गुप्त राजा है। और इस गुप्त राजा के सिक्कों पर, हुइस के सिक्कों पर 4 भुजाधारी, यानी कि जिसे चतुर्भुज कहा जाता है, चतुर्भुज विष्णु की आकृति अंकित है। चतुर्भुज विष्णु की आकृति अंकित है, और किसके सिक्कों पर अंकित है? हुइस के सिक्कों पर। 4 भुजाधारी चतुर्भुज विष्णु की आकृति अंकित है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश है, खारवेल का संबंध है किससे था? चेदी वंश से। चेदी वंश है। अब यहां पे देखिए 2016 का है, लेकिन महामेघवाहन ने भी चेदी वंश की स्थापना किया था। उसी वंशावली में यह भी आता था, और चेदी वंश भी होगा, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक जा सकता है, ई जा सकता है। क्योंकि उस वंश की स्थापना किसने किया था? महामेघवाहन ने। उसे महामेघवाहन भी कहा जाता है, उसे चेदी वंश भी कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर ई जा सकता है। आगे देखते हैं, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी देता है? खारवेल।
आगे है पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान, साहित्य। तो किसे लगाना होगा? विधि, क्योंकि स्थापत्य कोई करेंगे नहीं है, न उनका मौजूद है, साहित्य भी मौजूद नहीं है, विज्ञान के बारे में भी जानकारी नहीं है, तो फिर विधि लगा दे, कानून जानता होगा, कानून का जानकार होगा। आगे है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी? तो यहां पे देखें, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी किसने लिखा था? ये अननोन रचना है, एक नाविक ने लिखा था, लेकिन वो अज्ञात नाविक था। अज्ञात नाविक के द्वारा पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी लिखा गया था। ये अज्ञात नाविक यूनान का ही रहने वाला था और इसने इस महत्वपूर्ण किताब को लिखा, जिसके बारे में भारत के यात्रा विवरण, भारत के बंदरगाह है, भारत की बंदरगाहों की सूची, सब कुछ इस किताब में मिलती है। अब यहां पे देखें, इसमें कई चीजें कही गई हैं, उसका अर्थ जान ले। एक है पेरिप्लस। पेरिप्लस का मतलब क्या होता है? पेरिप्लस का मतलब होता है नौ संचालन चार्ट, नौ संचालन चार्ट सूची, यानी कि कितने बजे नाव कहां से खुलेगा, इसकी सूची का मतलब है पेरिप्लस। और दूसरी तरफ है एरिथियन सी, इसका मतलब है लाल सागर। एरिथियन सी का मतलब क्या है? लाल सागर। और इसका लेखक है अज्ञात नाविक। इसका लेखक क्या है? अज्ञात नाविक। इसमें देखें, इसमें कुछ और नाम आए हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? यानी कि ई जाएगा। बीपीएससी का ये सवाल है। अभी हमें देखिए टेसियस। टेसियस ये यूनान का राजवैद्य था और सिकंदर के पहले हुआ था। ये कहाँ का राजवैद्य था पूछा जाता है? यूनानी राजवैद्य था, सिकंदर के पहले इसका जन्म हुआ था। उसके बाद प्लिनी, ये प्रथम शताब्दी का था और इसने भारत की यात्रा किया था और इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था। नेचुरल हिस्टोरिका नामक महत्वपूर्ण किताब किसके द्वारा लिखा गया था? प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका नामक महत्वपूर्ण किताब लिखा गया था। दूसरा सवाल है प्लिनी से कि प्लिनी दुख प्रकट करता है, और किस बात को लेकर दुख प्रकट करता है? कि यूनान का टोटल सोना, रोम का टोटल सोना भारत के दलदल में आके दफन हो जाता है। टोटल सोना भारत के दलदल में आके दफन हो जाता है। इसीलिए प्लिनी दुख है प्रकट करता है। दुख है प्रकट करता है कि सोना, रोम का सोना भारत की तरफ है प्रवाहित हो जाता है। उसके बाद है अरोहे आपका टालमी। टालमी ने भूगोल लिखा था और सिकंदर के बाद ये भारत आया। उसके बाद एस्ट्रेबो, एस्ट्रेबो ने भी भूगोल लिखा था और ये भी सिकंदर के बाद का है। अगर इसमें सिकंदर के पहले के बारे में चर्चा करें तो एक नाम है और वो नाम है टेसियस का। एक नाम है और वो नाम कौन सा है? टेसियस। टेसियस एक नाम है। और उसके बाद पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी का लेखक जब भी पूछा जाएगा, एक अननोन नाविक है जिसने कहीं पर भी अपने नामों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन भारत के प्रत्येक बंदरगाह का उल्लेख किया है। वो चाहे आपका अरकामेडू बंदरगाह हो, जो आज पांडिचेरी है, वहीं पर अरकामेडू बंदरगाह था। उसके बाद बेरी गांजा हो, जो आज कच्छ का क्षेत्र है, वहां पर बेरी गांजा बंदरगाह था। भणौज को बेरी गांजा कहा। उसके बाद तामलुक बंदरगाह, सभी बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। समुद्र के कठिन यात्राओं का भी वर्णन मिलता है।
कि समुद्र में कैसे लहरें उठती हैं, कैसे लहरें गिरती हैं। इन यात्राओं का भी विवरण किसमें दिया गया है? इन यात्राओं का विवरण भी दिया गया है इस पेरिप्लस ऑफ एथियंस में। और इसका अर्थ क्या है, इसको हमने बताया, नौ संचालन चार्ट या सूची लाल सागर की, लाल सागर की नौ संचालन चार्ट। तो इस तरह यहाँ पे हमने बातें किया और आपका गुप्तोत्तर मौर्योत्तर काल समाप्त हुआ। मौर्योत्तर काल के बाद अब हम लोग एंट्री लेंगे गुप्त और गुप्तोत्तर काल में। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में हम लोग प्रवेश करेंगे।